हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम स्फेग्नम के एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन एंड कॉमन नेम एंड हैबिटेट। ऑलमोस्ट हम इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स तक कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन स्फेग्नम कि स्फेग्नम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपको पता है कि सारे ही जितने भी अभी तक हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े हैं उन सब के अंदर आपने या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा है या फिर सेक्चुअल। वैसे ही स्फेग्नम के अंदर भी या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब स्फेग्नम दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव एंड सेक्चुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े थे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना है क्योंकि यहाँ पर कुछ न्यू टर्म्स आई हैं। उन न्यू टर्म्स को जानना, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आपको आई थिंक अच्छा भी लगेगा इनके बारे में सुन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें स्फेग्नम की, तो स्फेग्नम में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है, ठीक है। इनोवेशन के थ्रू, प्रोटोनिमल ब्रांच के थ्रू, या रीजनरेशन के थ्रू। अब सिंपल सी अगर बात करें तो अगर आपको यहाँ पर प्रोटोनिमल ब्रांचेस का मीनिंग समझ में आ चुका होगा कि जब स्पोर जर्मिनेट होता था तो वहाँ पे प्रोटोनिमा बनता था। प्रोटोनिमा का मतलब जो एकदम यंग जुवेनाइल प्लांट बनता है, यंग जुवेनाइल थैलस बनता है, उसे प्रोटोनिमा कहते थे। उस प्रोटोनिमा में मल्टीप्लिकेशन मतलब उससे और अगर ब्रांचेस निकलें सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो उन्हें हम प्रोटोनिमल ब्रांचेस कहेंगे, उनसे हो सकता है। रीजनरेशन का मतलब, जैसा कि आपको पता है, रीजनरेशन का मतलब कोई, जैसे आप पुनर्जनन कहते हैं, जैसा कि आपने अभी तक एनिमल्स में पढ़ा होगा कि आप जब लिजार्ड को देखते हैं या फ्रॉक को देखते हैं, इनके कुछ टिश्यूज़ होते हैं, अगर उनमें डैमेज हो जाए तो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि वापस से उनका फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये टर्म्स आपको यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। अब एक जो न्यू टर्म आई है, बिल्कुल इसका मतलब है इनोवेशन, ठीक है। अब ये इनोवेशन क्या होती है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है स्फेग्नम के अंदर रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है, आप पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद हम थ्योरी की तरफ ध्यान देंगे। कि इनोवेशन में देखिए यहाँ पर कि ये जो थैलस है, इस थैलस में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कुछ ब्रांचेस यहाँ कॉमा या टफ्ट बना रही है जो कि बिल्कुल ही लिमिटेड ग्रोथ की हैं और शॉर्ट हैं, एक गुच्छे की फॉर्म में लगी हैं। ये कॉमा या टफ्ट बना रही है, कैपिटुलम मतलब एकदम हेड लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, इसका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। उसके बाद यहाँ से डाइवर्जेंट ब्रांचेस निकलती है जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करती है, जिन्हें यहाँ पे स्प्रेडिंग ब्रांचेस कहा गया है। और सेकेंड पेंडेंट ब्रांचेस जो कि इस मेन एक्सिस के चारों तरफ लपेटते हुए मतलब नीचे की तरफ पेंडेंट फॉर्म में ग्रोथ करती हैं। अब इन ब्रांचेस में से ये टफ्ट के, यानी कि जो ये हर एक, और ये टफ्ट कहाँ फॉर्म हो रहे थे कि जब इस मेन एक्सिस पे जो फोर्थ वाली लीफ होगी, उस फोर्थ लीफ की इंटरनोड से एक टफ्ट का फॉर्मेशन होता है, इस गुच्छे का फॉर्मेशन होता है, वहाँ से ये ब्रांचेस निकलती हैं जिनका कि नंबर 3 to 8 हो सकता है, ठीक है। तो अब इन ब्रांचेस के टफ्ट में से अगर कोई भी एक ब्रांच स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप कर ले, मतलब वो उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाए कि वो क्या करती है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है सारी ही ब्रांचेस नीचे की तरफ मूव आउट हो रही हैं। देखिए ये सारी ही ब्रांचेस के जो सिरे हैं वो नीचे साइड में हैं। तो इन टफ्ट में से कोई भी ब्रांचेस क्या होती हैं, उनके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो थोड़ी मजबूत हो जाती हैं बाकियों से, और ऊपर की साइड में इस तरह से स्टेम के चारों तरफ ग्रोथ करती हैं, ठीक है। इन स्पेशल टाइप की ब्रांचेस को कहा गया इनोवेशन। और ये जब इस प्लांट से, इस थैलस से डिटैच हो जाती हैं तो ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। इस थ्योरी को देखिए, इट इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का। इट टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल वेजिटेटिव ब्रांचेज नॉन एज इनोवेशन। यानी कि ये वेजिटेटिव ब्रांचेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारी ही ब्रांचेस हैं, इनमें से कोई भी एक ब्रांच स्पेशल टाइप की एबिलिटी को रिटेन कर ले तो उसे कहते हैं इनोवेशन, ठीक है। अब वो स्पेशल टाइप की एबिलिटी क्या है, मतलब क्या ऐसा स्ट्रक्चर वो अपने अंदर कंटेन कर रही है जिसके कारण वो इनोवेशन कहला रही है। तो इसे आप यहाँ देखिए कि वन ऑफ द ब्रांचेस इन द एक्सिलरी क्लस्टर बिकम रोबस्ट एंड ग्रो अपवर्ड। अब एक्सिलरी क्लस्टर का मतलब, एक्सिलरी का मतलब पत्तियों के कक्ष से यहाँ पर जो टर्मिनल पे जो ब्रांचेस निकलती है एकदम टॉप पे, इन्हें टर्मिनल ब्रांचेस कहते हैं, मतलब इनका तो कोई रोल नहीं है। एक्सिलरी ब्रांचेस, इसके जस्ट बाद में, इस कॉमा के जस्ट बाद की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें से कोई भी एक्सिलरी ब्रांचेस ये
यहाँ से निकलने वाली ब्रांचेस अगर रॉबस्ट का मतलब होता है मजबूती, ठीक है, स्ट्रेंथ, और मजबूत हो जाए और ऊपर की साइड मूवमेंट करने लगे। अब यहाँ पर मजबूत रॉबस्ट कहाँ मतलब कनेक्ट हो रहा है, तो दैट मीन ग्रो अपवर्ड, अगर उसे ऊपर की साइड मूवमेंट करना है तो ये सारी ही ब्रांचेस देखिए नीचे की तरफ पेंडेंट फॉर्म में किसी ना किसी तरह से, चाहे हॉरिजेंटल हो, एक टाइम के बाद वो भी नीचे की तरफ ड्रुप करने लगती है, और पेंडेंट तो शुरुआत से ही नीचे की तरफ ड्रुप करती हैं। अब इनमें से कोई इनोवेशन बनेगी तो उसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करना है। ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के लिए उसके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो इन सबसे ऑपोजिटली मूव कर पाए, ठीक है, इस स्टेम की तरह इरेक्ट ग्रोथ कर पाए। तो इस स्टेम की तरह उसको इरेक्ट ग्रोथ करने के लिए उसके पास रॉबस्ट नेचर होना चाहिए, यानी कि वो स्टेम की तरह ग्रोथ करेगी। जैसे कि स्टेम में मेड्यूला होता है, मेड्यूला के बाद में जिससे आपने कहा था हेड्रोडम, जो इसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा था, वैसे ही वो ब्रांचेस भी इरेक्ट ग्रोथ करेगी और स्टेम की तरह करेक्टर को कंटेंट कर लेगी, तो उसे हम कहेंगे इनोवेशन। इनोवेशन का अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो मतलब इनोवेटिव आइडिया, क्या एक न्यू चीज़ डेवलप हो रही है। न्यू इनोवेशन का मीनिंग आप हर जगह यूज़ करते हैं कि ये बहुत इनोवेटिव है, तो वैसे ही यहाँ पर इनोवेटिव का मतलब भी यही होता है कि कोई भी एक ब्रांचेस एक्सिलरी क्लस्टर में से, एक्सिलरी में बार बार कह रही हूँ, कॉमा या टफ्ट में से नहीं, जो एक्सिलरी उस कॉमा या टफ्ट के जितने बाद में ब्रांचेस हैं उनमें से बिकम रॉबस्ट, मजबूत हो और ऊपर की तरफ मूवमेंट करने लगे। और दिस ब्रांच सो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन एक्सिस, यानी कि जितने भी मैन एक्सिस में करेक्टरिस्टिक्स हैं, मैन एक्सिस के करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, जैसा कि आप को पता है कि उसके ऊपर लीव्स थोड़ा थोड़ा दूरी पे लगती हैं, लार्ज लगती हैं, मतलब थोड़ी बड़ी होती हैं, और उसके साथ ही उसके पास जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं उनमें हेड्रोडम, हैलोडम एंड मेड्यूला होते हैं। तो ये सारे ही करेक्टर अगर वो ब्रांचेस कंटेन कर लेती तभी तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर पाएगी, तभी तो वो रोबस्ट नेचर की हो पाएगी, तब उसे इनोवेशन कहते हैं। और ये इनोवेशन डेवलप होती है प्लांट पर, मतलब उस थैलस पे ही डेवलप होती है धीरे धीरे करके, और जैसे ही वो उस प्लांट से डिटैच होती है, ये मतलब पेरेंटल प्लांट से जैसे डिटैच होगी, ये न्यू प्लांट को डेवलप कर लेगी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ कि ये इनोवेशन एक स्पेशल टाइप की वेजिटेटिव ब्रांचेस हैं जो कि धीरे धीरे करके स्टेम की तरह करेक्टर को डेवलप कर लेती हैं और इनोवेशन कहलाती हैं, जो कि अपने मदर प्लांट, पेरेंटल प्लांट से डिटैच होने के बाद न्यू थैलस या न्यू प्लांट को डेवलप कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये स्पेशल करेक्टर है स्फेग्नम का। चलिए अब सेकंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोनिमल ब्रांचेस। अब यहाँ जैसा कि आपको पता है कि जब ये थैलस प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करता था, प्रोटोनिमा मतलब जैसे ही स्पोर से जर्मिनेट होता था तो एक लीफी नेचर का थैलस स्ट्रक्चर बनाता था, ठीक है। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए ये प्रोटोनिमा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है थैलोइड्स प्रोटोनिमा, कि जैसे स्पोर से ये जर्मिनेट होता है तो ये राइजोइड्स हो गए। जैसे कि आपने मार्गेंचिया और हिपेटिकोप्सिडा मतलब इन सब मेंबर्स के अंदर पढ़ा था थैलोइड स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से यहाँ पे जो स्टार्टिंग में स्पोर से जर्मिनेट होगा वो प्रोटोनिमा होगा। वो प्रोटोनिमा कि आपको यहाँ पर एक पॉइंट इतना ध्यान रखना है कि जैसा कि हमने मार्गेंचिया, और मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर वो जो उनका जो गैमेटोफाइट था वो खुद ही थैलोइड था, और वहाँ पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा था कि मिडरिप थी, उसके पास में एक एपिकल नॉच थी। वैसे ही यहाँ पर भी जो थैलोइड प्रोटोनिमा डेवलप हो रहा है, ये थैलोइड प्रोटोनिमा के पास भी एपिकल नॉच होती है, ठीक है। तो जैसे ही, और इसकी जो मार्जिन है ऑलमोस्ट उनकी तरह होती है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए, ऐसा थैलस दिखेगा कि जैसे ही ये स्पोर है, इस स्पोर से जब धीरे धीरे करके थैलोइड, तो वो कुछ ऐसे करके थैलस डेवलप होगा जहाँ पर एपिकल नोच होगी और ये राइजोइड्स डेवलप होंगे, ठीक है। अब इसकी मैं प्रोटोनिमा की बात कर रही हूँ, इसे आप कहते हैं प्रोटोनिमा, ठीक है। अब ये ऐसे हो सकता है या इसका मतलब स्ट्रक्चर थोड़ा अनसेप्ड हो सकता है, हार्ड लिवरवर्ट की तरह ना हो, ज़रूरी नहीं, पर इसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है। तो जैसे ही स्पोर्ट से आपको ऐसे एक जो थैलोइड स्ट्रक्चर दिखता है, इसका जो यहाँ पर एपिकल नोच है, या तो इस एपिकल नोच से या इसके जो ये मार्जिन है, कौन से मार्जिन, ये जो इसके किनारे हैं, इन किनारों पे से अगर कोई भी सेल, ठीक है, कोई भी सेल की बात कर रही हूँ, ये एक सेल, मार्जिन की सेल्स या तो मार्जिन्स की सेल इस इनमें, या ये एपिकल नॉच की सेल डेवलप होती हैं और मेरिस्टेमेटिक नेचर मतलब बार बार कंटिन्यूस डिवाइड हो होकर
सेकेंडरी प्रोटोनिमा लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इनके कंटिन्यूस डिवाइड होने से इन मार्जिन्स की सेल्स या इस एपिकल नोच वाले स्ट्रक्चर जो ग्रोइंग पॉइंट है इनके मेरिस्टमेटिक नेचर कंटेन कर लेने से, मेरिस्टमेटिक नेचर एंड डिवाइडिंग नेचर कंटेन करने से ये बार बार डिवाइड होती हैं और इस तरह से एक फिलामेंटस सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये जो फिलामेंटस सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, ये फिलामेंटस सेकेंडरी प्रोटोनिमा इस प्लांट से डिटैच होने के बाद, इस प्राइमरी प्रोटोनिमा से डिटैच होने के बाद क्या कर सकता है, न्यू स्फेग्नम का थैलस डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब यही था, मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ जो पढ़ा था वो ये था कि देखिए कोई भी मार्जिन, देखो एनी मार्जिन सेल ऑफ द प्राइमरी प्रोटोनिमा, ये लिखा हुआ एनी मार्जिन सेल ऑफ द प्राइमरी प्रोटोनिमा में बिकम मेरिस्टमेटिक, कैसी हो जाए कि ये जो प्रोटोनिमा है इसकी मार्जिन की सेल कोई भी मेरिस्टमेटिक हो जाए, यानी कि डिवाइडिंग नेचर बना ले, डिवाइड होने लग जाए, तो बिकम मेरिस्टमेटिक एंड फॉर्म अ ग्रीन सेलुलर फिलामेंट, और एक ग्रीन कलर का सेलुलर थैलस बना ले इससे डिवाइड होने से जो, ठीक है। या फिर इनका जो एपिकल पोर्शन है, ये जो एपिकल पोर्शन है ग्रो इनटू फ्लैट थैलस लाइक ग्रीन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो या तो मार्जिन्स की सेल्स कोई भी डिवाइड होकर इस तरह से ग्रीन फिलामेंट बना दे, या इसका जो ये एपिकल पोर्शन है ये इस तरह से ग्रीन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना दे। तो ये जो फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर हैं ये इस प्लांट से डिटैच होने के बाद, यानी कि अलग होने के बाद एक न्यू स्फेग्नम का थैलस बना सकते हैं, यानी कि स्फेग्नम का गैमेटोफिटिक थैलस को जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये सब था, तो इसे आप थ्योरी से पढ़िएगा, इजी समझ में आएगा कि यही सब यहाँ पे यही लिखा हो कि एनी मार्जिन सेल प्राइमरी प्रोटोनिमा की मेरिस्टमेटिक हो और ग्रीन सेलुलर फिलामेंट बना ले। और ये जो मार्जिन सेल है, जो इन्होंने ग्रीन सेलुलर फिलामेंट बनाया है मार्जिन सेल से, इन्हें सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहेंगे, जिनसे कि लीफी गैमेटोफोर डेवलप हो जाएगा आगे जाकर। या फिर हो सकता है कि जो उसका एपिकल पोर्शन था वहाँ पे जो ग्रोइंग पॉइंट थे उनसे कोई भी थैलस ग्रीन एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करे जो कि लीफी गैमेटोफोर को डेवलप कर सकता है। सो ये दो करेक्टर हो गए। अब लास्ट आता है रीजनरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने ये चीज़ प्लांट्स में नहीं, अभी तक एनिमल्स के अंदर सुनी होगी कि एनिमल्स में जैसे कि लिजार्ड है और फ्रॉग है, लिजार्ड की टेल एंड फ्रॉग के लिम जिस आपने एक सिंपल सा नेचर देखा होगा लिजार्ड की, कि जो उसकी टेल होती है अगर उसको आप ब्रेक कर देते हैं या उसकी टेल किसी भी रीज़न से ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, तो वापस से रीजनरेट हो जाती है। ठीक है, वैसा ही ये स्फेग्नम के पास एक स्पेसिफिक करेक्टर है कि अगर स्फेग्नम की सेल्स डेड भी हो जाती हैं टाइम के साथ, यानी कि अगर पूरा ही स्फेग्नम मर जाए, डेड हो जाए, बिल्कुल सूख जाए, तब भी ये कुछ टाइम के बाद में वाटर को एब्जॉर्ब करके वापस से रीजनरेट हो जाएगा, वापस से हरा भरा हो जाएगा और न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकता है। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि द ग्रोथ ऑफ द न्यू टिश्यू और ऑर्गन टू रिप्लेस दोज लॉस्ट और डैमेज इन इंजरीज नॉन एज रीजनरेशन, कि जब कोई टिश्यू लॉस्ट या डैमेज हो जाता है, जैसे कि लिजार्ड की टेल को सोच के रखिए कि या लॉस्ट हो जाए या डैमेज हो जाए, तो अगर उसकी रिप्लेस होने से, यानी कि अगर वो रिप्लेस होने से वहाँ पर एक न्यू ऑर्गन वापस से उसी की तरह डेवलप हो जाए, उसे रीजनरेशन कहते हैं। वैसे ही स्फेग्नम के पास भी क्या होती है, रीजनरेशन की पावर होती है, जिससे कि स्फेग्नम का कोई भी पार्ट अगर डेड हो जाता है तो वापस से वो ग्रीन होकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इस रीजनरेशन के कारण, इसकी जो स्पेशलिटी, इसके कारण क्या होता है कि जब ड्यूरिंग डेसिकेशन, यानी कि जब सूखा पड़ता है, तो द ग्रोथ ऑफ द स्फेग्नम इज चेक्ड, कि जो स्फेग्नम की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। चेक्ड का मतलब एकदम चेक होना, ब्लॉक होना, रुक जाती है। तो बिकॉज द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर सस्पेंडेड। क्यों रुक जाती है? क्योंकि जब डेसिकेशन का पीरियड आया, सूखा पड़ा बिल्कुल, जब बिल्कुल ड्राई सीजन आ गई, उस समय उसके अंदर जितना भी वाटर कंटेंट था वो ड्राई हो गया। उस वजह से उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कौन सी, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन एंड फोटोसिंथेसिस, फूड फॉर्मेशन, ये दोनों ही रुक जाएंगी। उस जब रेस्पिरेशन ही नहीं होगा, जब फूड सिंथेसिस ही नहीं होगा, तो प्लांट क्या खाएगा? तो उस वजह से क्या होता है, प्लांट के अंदर उसकी जो ग्रोथ है वो चेक हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, बट द साइटोप्लाज्म शो हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन। लेकिन अभी भी जो सेल्स का साइटोप्लाज्म है,
ग्रोथ तो रुक गई, लेकिन सेल, हर एक सेल के साइटोप्लाज्म के पास क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, कि उसके अगेंस्ट वो अभी भी एक्शन ले सकता है। तो इन सेल्स के साइटोप्लाज्म के पास क्या होता है, डेसिकेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है। इस वजह से ये जब वाटर अवेलेबल होता है, व्हेन वाटर इज अवेलेबल, दिस एक्टिविटीज आर रिज्यूम्ड एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक प्लेस। तो इन सेल्स के साइटोप्लाज्म के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, यानी कि प्रतिरोधक क्षमता होती है सूखे को सहन करने की, डेसिकेशन को सहन करने की। सो ये उस जो डेसिकेशन वाला पीरियड होता है उसे सहन कर लेते हैं, यानी टॉलरेट कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही वाटर इनको अब्जॉर्ब होता है, फेवरेबल कंडीशन आती है, वाटर को अब्जॉर्ब करने के बाद वापस से रिज्यूम्ड हो जाते हैं, यानी कि वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं, और न्यू प्लांट का थैलस, यानी कि देखिए, एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द प्लांट टेक प्लेस, और वापस से वो प्लांट अपनी नॉर्मल ग्रोथ करने लगता है। तो इस तरह का जो थैलस होता है, ये जिनमें रीजनरेशन पाया जाता है, या इस तरह का फिनोमिनन पाया जाता है, इस तरह के प्लांट को पॉलिकोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई टर्म और आई, इसका नाम है पेलिकोफाइट्स। तो आपको यहाँ पर आई होप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझ में आया हो, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन्हें आप एक बार वापस से थ्योरी से समझिए, और ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपको पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हमने बोला है 3 तरह से हो रहा है। इनोवेशन अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन तो चलिए प्रोटोनिमल ब्रांचेस में पढ़ लिया था। ये आपने कारा के अंदर भी पढ़ रखा है, जो कि एक एल्गी है। ठीक है, रीजनरेशन इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर था। वैसे ही जब हम अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इसके अंदर, तो आपको यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें, मतलब जैसा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट का कैरेक्टर कि ऊगेमस टाइप का, तो ऊगेमस का मतलब जो फीमेल वाली है वो ससाइल रहेगी, और मेल कैसे होंगे, मोबाइल होंगे, और स्मॉल होंगे एंथ्रोजोइड्स, जो कि मूव करते हुए उसके एग से फ्यूज़ होंगे, जाइगोट बनेगा, उसमें डिवीजन से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में मियोसिस को स्पोर्स बनेंगे, देन जर्मिनेशन से वापस से गेमेटोफिटिक थैलस बन जाएगा। ये सब हमें पढ़ना होता है। तो जब हम बात करें कि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कहाँ लगते हैं, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कि स्फेग्नम के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आर्चिगोनिया या एंथ्रीडिया, इसके टॉप पर ये जो टफ्ट है या कॉमा है, इसके पास में कुछ स्पेशल टाइप की ब्रांचेस निकलती हैं। उन स्पेशल टाइप की ब्रांचेस को बोलते हैं एंथ्रीडियल ब्रांचेस या आर्चिगोनियल ब्रांचेस। उन पर ये एंथ्रीडियम या आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं। ठीक है, अब इनको आप कैसे पहचानेंगे, तो क्योंकि एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया की जो ब्रांचेस हैं, इनकी लीफ पर्पलिस कलर की, या इनका जो कलर होता है थोड़ा सा बाकी ब्रांचेस से अलग होता है। येलो हो सकता है, या हल्का पर्पल हो सकता है, रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। तो उस तरह से मतलब हल्का सा डिफ्रेंसिएशन आपको इन ब्रांचेस से मिलता है। अब उनके टॉप पर एक आपको ब्रांच मिलेगी, यानी कि एक्सल पोजीशन पर, बाकी लेटरल साइड से लीफ और एंथ्रीडिया आपको इस तरह से मिलेंगे। तो देखिए कि इसके टफ्ट पे मान लेते हैं हम कि कोई एंथ्रीडियल ब्रांच लगी। ठीक, उस एंथ्रीडियल ब्रांच के अंदर आपको यहाँ देखिए, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो अब हम बात करते हैं कि कैसे इनका ऑरिजिनेशन होता है। तो आप एंथ्रीडियल से समझिए कि ये तो हो गई इसकी लीव्स, जैसा कि आपको बताया था थोड़ी लार्ज होती हैं, और ये हो गई इसकी ब्रांचेस। अब इनके यहाँ जो टफ्ट था, इस पर कोई भी एंथ्रीडियल ब्रांचेस इस तरह से ग्रुप की फॉर्म में लगी, और इन एंथ्रीडियल ब्रांचेस के में जो एंथ्रीडिया हैं आपको इस पोजीशन में मिलेंगी, कि एक तो यहाँ पर टॉप पर मिलेगा, एक्जियल पोजीशन पे मिलेगा, और बाकी मिलेंगे इनके अल्टरनेटिव पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पर साइड्स में मिलेंगे, लेटरल पोजीशन पे मिलेंगे, जो कि अल्टरनेटिव मैनर में होंगे, यानी कि लीफ एंड एंथ्रीडिया। ठीक है, अब इनके जो लेंथ होगी लीफ की, यहाँ पर जो एंथ्रीडियल ब्रांचेस पर जो लीफ की लेंथ होती है, जो बाकी ब्रांचेस पर लीफ की लेंथ से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनको एंथ्रीडिया को कवर करके रखना होता है। तो यहाँ पर जो ये लीफ हैं वो बाकी ब्रांचेस की लीफ से थोड़ी सी लार्ज होंगी साइज़ में, मोर देन स्टेम, यानी कि स्टेम पर जो ब्रांचेस हों, चाहे चाहे स्टेम पर लीफ हों चाहे ब्रांचेस पर लीफ हों, उन सब से इनकी लीफ थोड़ी लॉन्ग होगी। तो आपको यहाँ पर यही समझाने का ट्राई किया जा रहा है कि ये जो ब्रांचेस हैं एंथ्रीडियल या आर्चिगोनियल ब्रांचेस, आपको ये कॉमा या टफ्ट की जगह पे मिलेंगी, एपिकल पोर्शन पे मिलेंगी, और इन्हें एंथ्रीडियल या आर्चिगोनियल ब्रांचेस कहेंगे। इनकी जो लीफ होंगी ये बाकी ब्रांचेस से थोड़ी लार्ज होंगी साइज़ में। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रीडियल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सो अगर हम एंथ्रीडियल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी स्टॉक एंड बॉडी में
डिफ्रेंशिएट होता है। अब इस एंथ्रीडियम का जो स्टॉक है ये आपको थोड़ा बाकी जितने भी आपने पढ़े थे मेंबर्स उन सब से थोड़ा लॉन्ग मिल रहा है। मतलब जितने भी आपने हेपेटिकॉप्सिडा या एंथोसिलोटॉप्सिडा के मेंबर पढ़े थे वहाँ पे स्टॉक जो था वो छोटा था, लेकिन यहाँ पर स्टॉक थोड़ा कंपैरेटिवली लॉन्ग है, 8 to 10 सेल्स का, और इसकी जो थिकनेस है वो 4 रोज़ या 5 रोज़ की होती है। ठीक है, ये तो हो गई स्टॉक की बात, यानी कि मल्टी सेलुलर स्टॉक यहाँ मिलता है। अब हम बॉडी की बात करें तो बॉडी चारों तरफ एक जैकेट से कवर रहती है। जैसा कि ब्रायोफाइट का स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि इनके पास में जो जैकेटेड सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जैकेटेड बॉडी है जो कि एंड्रोसाइट्स को कवर करके रखती है, जिससे कि एंड्रोसाइट्स आगे जाके बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स को फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात होती है इस एक स्टॉक की और इस बॉडी की, यानी कि पूरे ही ओवरऑल एंथ्रीडियम की। जैसा कि आपको पोजीशन भी बता दिया कि ये यहाँ पर एपेक्स में लगेंगे, यानी कि जो मैन एक्सिस उसके टॉप पोजीशन पे लगेंगे, एंथ्रीडियल ब्रांचेस पे लगेंगे, लीफ के बीच में ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो लीफ होती हैं थोड़ी सी लार्जर लॉन्ग होती हैं जो कि इन एंथ्रीडिया को कवर करके रखती हैं। फॉलिएज लीफ बाकी इनसे कंपैरेटिवली बड़ी होंगी, लेकिन एंथ्रीडियल लीफ जो है इन एंथ्रीडिया से लॉन्ग होती हैं। ठीक है, अब ये एंथ्रीडिया लेटरल के साथ साथ एक एपेक्स पोजीशन पर भी लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब ये एंथ्रीडियम के अंदर अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें तो जैसा कि आपको मैंने बाकी के अंदर बताया है इसका डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा। सो हम यहाँ पे डेवलपमेंट को अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपको डेवलपमेंट एंथ्रीडिया का देखना हो तो आप बाकी के जितने भी मेंबर्स पढ़ाए हैं वहाँ से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जैसे ही एंड्रोसाइट मदर सेल बनती हैं, ये एंड्रोसाइट मदर सेल के अंदर कैसा डिवीज़न होता है, एक डायगोनल डिवीज़न होता है जिसे आप विकर्ण विभाजन कहते हैं। उससे यहाँ पे बहुत सारे एंड्रोसाइट्स बन जाते हैं, यानी कि एक एंड्रोगोनियल मदर सेल से 2 एंड्रोसाइट्स बनते हैं और उन दोनों एंड्रोसाइट्स से मेटामॉर्फोसिस करके एक एंथ्रोजॉइड्स बन जाता है। जिससे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एंड्रोगोनियल सेल थी, ठीक है, इस एंड्रोगोनियल मतलब एंड्रोसाइट मदर सेल थी, इस एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारी एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स बनती हैं, और इन एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स के अंदर क्यूबोइडल नेचर की जो सेल्स थी इनके अंदर एक डायगोनल डिवीज़न होता है जिससे कि एंड्रोसाइट्स बनती हैं 2, और ये एंड्रोसाइट्स के अंदर जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो इससे बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज़ हम डेवलपमेंट के अंदर पढ़ते हैं। जब इनका एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है इनके अंदर, यानी कि जब एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाती है, तब इनका जो टॉप पोर्शन होता है, यानी कि जो ये एंथ्रीडियम की जो जैकेट है इसकी जो टॉप की सेल्स हैं ये वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं, और अब्सॉर्ब करने के कारण उनके अंदर स्वेलन होती है, यानी कि फूलने लगती है, और उनकी उस वजह से उनके जो सेल्स हैं उनके बीच में स्प्लिट का फॉर्मेशन होता है। और स्प्लिट के फॉर्मेशन से, यानी कि आप सिंपल सा कहें तो जब ये टॉप वाली सेल्स हैं ये वाटर को जैसे ही अब्सॉर्ब करेंगी ये ब्रेक डाउन हो जाएंगी, टूट जाएंगी, और टूटने के साथ ही पीछे की तरफ मूव करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि जैकेट की सेल्स एक आप इससे देखो टर्न हो गई हैं ये, इस वजह से, यानी कि जैसे ही ब्रेक डाउन होती है पीछे की साइड टर्न हो जाती हैं, और यहाँ पर जो ये मैच्योर एंथ्रोजॉइड्स बने, अब ये मैच्योर एंथ्रोजॉइड्स वाटर करंट्स के साथ मूव करते हुए बाहर एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, और जहाँ भी आर्चिगोनिया होगी उससे जाकर फ्यूज़ हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडियम की पोजीशन, एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट एंड लिब्रेशन ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। आपको अभी भी कह रहे हैं अगर डेवलपमेंट पढ़ना हो तो आप बाकी के मेंबर्स से देख सकते हैं, क्योंकि इनका डेवलपमेंट एज इट इज़ ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे और इलेबरेट नहीं किया है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर और उनका फर्टिलाइजेशन, स्पोरोफाइट का जर्मिनेशन, ये सब हम आगे की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। टिल देन लर्न करते रहिए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।